स्टूडेंट्स, डबल साइंस एकेडमी ऑफिशियल में आज हमारा जो लेक्चर है वो एक सीरीज़ की फॉर्म में ऑलमोस्ट 23 लेक्चर रिकॉर्ड होने जा रहा है। और इस सीरीज़ में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारी टाइप्स और उसके अलावा हमने आर्टिकल के टॉपिक को डिस्कस किया। इसके बाद हमने प्रैक्टिसिंग के लिए ये एक एमसीक्यू सेशन जनरेट कर रहे हैं जिसमें हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं उनको एमसीक्यूज की फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे। सो अगर आपने वो सारी तैयारी पहले कर ली है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और इसमें सारी टाइप्स वगैरह को डिस्कस कर लिया हुआ है, देख लिया हुआ है, लेक्चर ले लिए हुए हैं, सो अब प्रैक्टिसिंग लाजमी करो। सो प्रैक्टिसिंग के लिए हमने फिजिकल क्लास में भी और इसी को ही रिकॉर्डिंग में इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि आप सब स्टूडेंट जो है वो इससे जो है वो लर्न कर सको, देख सको कि कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आ रहे हैं और किस तरह के एमसीक्यूज बन के आते हैं और उनमें क्या क्लू होता है, कौन सा पॉइंट होता है जिसको देखना पड़ता है। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने जो है वो प्रिपरेशन किस लेवल पे करनी है। इसका मकसद ये नहीं कि यही 30 एमसीक्यूज आपको उठा के जो है वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं आएंगे। ये सिर्फ एक जनरल प्रैक्टिसिंग होती है जिसका मकसद ये होता है कि आपको आइडिया हो जाए कि हमें किस लेवल के एमसीक्यूज आते हैं और हमने उनको कैसे टैकल करना है। बाकी प्रैक्टिसिंग के लिए आपको वेबसाइट्स के ऊपर अलॉट ऑफ एमसीक्यूज मिल जाएंगे, लेकिन पहले आपको पता हो कि हमने ये एमसीक्यूज, क्योंकि इस सीरीज में एक चीज बड़ी ही पॉजिटिव है जो कि मैं कहूँगा वो पॉजिटिव इस तरह है कि ये एमसीक्यूज प्रैक्टिसिंग में हम ये भी डिस्कस करते हैं कि ये आंसर आया है तो क्यों आया है और ये बाकी 3 गलत हैं तो क्यों गलत है। इससे आइडिया हो जाता है हमें कि गलत होने वाले और सही होने वाले पे क्या रीजनिंग थी। जब तक इंसान रीजन के साथ, मैंने जब ये सेशन शुरू किया था मैंने फर्स्ट डे ये बात क्लियर की थी कि अगर आप रीजन के साथ नहीं पढ़ रहे हो, इंग्लिश ग्रामर को एक एल्गोरिथम की तरह नहीं समझ रहे हो ना, तो आप कितना ही रट्टा लगा लोगे। एट द एंड क्या होगा कि आप सेंसेस की बुनियाद पे आंसर दे रहे होगे और जिसका अल्टीमेट रिजल्ट कोई नहीं निकलना। तो इसीलिए इंग्लिश को लर्न करो डबल साइंस एकेडमी ऑफिशियल के साथ और इस तरह लर्न करो कि आपको वाकई ही पता चले कि आपने क्या सीखा है। सो पहले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। मेन वीडियो के साथ बिल्कुल आपको पेज शो हो जाएगा, वहां पर एमसीक्यूज लिखे होंगे, आप अपने तौर पर साथ साथ उसको देखते जाएं और मार्क करके मार्क भी कर सकते हैं, यानी अपने पास एक पर्सनल अपना एक बना सकते हैं, रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको इनकी पीडीएफ फाइल चाहिए होगी तो आप डबल साइंस एकेडमी ऑफिशियल के नाम से ही व्हाट्सएप चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लें, आपको वहां पर इनकी पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी। ओके, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, मैं रीड करता हूँ इसको पहले। फर्स्ट एमसीक्यूज है, द म्यूजिशियन डैश प्लेड दी वायलिन लास्ट नाइट वाज ब्रिलियंट। अब यहाँ पे म्यूजिशियन जो कि बजाने वाला है एक मेल है। अब इसमें ऑप्शन है विच, होम, हुज और हु और हुज। अब इनमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सो पहले तो समझ लें इन सारे ऑप्शंस के बारे में। जैसे कि हमारे पास ऑप्शन है विच, हुज, होम और इसके अलावा हुज। इन सारे ऑप्शंस के बारे में समझ लीजिएगा एक दफा। जो आपका विच है वो हमेशा नॉन लिविंग चीजों के लिए इस्तेमाल होता है और जो आपका हु है वो आपका लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है और जो होम है वो भी लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या आता है? जो हमारे पास हु है वो लिविंग के लिए यूज होता है एज अ सब्जेक्टिव के तौर पर, कि आपका सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा हो, और जो आपका होम है दैट विल बी यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट। अगर आपका वहां पर प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस हो रहा है, तो फिर आप होम यूज करोगे। अगर वो सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो आपने हु यूज करना है। और जो आपका हुज होता है दैट विल बी यूज्ड फॉर अ पोजेसिव केस। इसमें एक एमसीक्यूज आएगा, एक दो एमसीक्यूज आएंगे जो कि इस पोजेसिव केस को भी टच करेंगे। बाकी पोजेसिव के ऊपर आपको मैंने डिटेल से वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई हुई है। प्रोनाउन की सेकंड वीडियो हमारी पोजेसिव केस के ऊपर डिटेल में, उसमें बताया गया कि पोजेशन होती क्या है। बेसिकली मालकियत को शो कर रहा होता है कि कोई चीज किसकी है, तो जो मालकियत को शो करता है उसको हम पोजेसिव केस कहते हैं। तो पोजेसिव केस में अगर आपको डब्ल्यू फैमिली में चूज करना पड़ रहा है तो उसके लिए आप हुज चूज करोगे। अब अगेन मैं रिपीट करता हूं एमसीक्यू। द म्यूजिशियन डैश प्लेड द वायलिन लास्ट नाइट वाज ब्रिलियंट। अब देखिए डैश प्लेड, अब प्लेड यहां पर क्या है? वर्ब। तो वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। एग्जैक्टली सब्जेक्ट आता है। तो यहां पे कौन सा केस लगेगा? इसमें सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? हु है।
तो इसका आंसर होगा who the musician who played the violin last night was brilliant। नेक्स्ट हमारे पास आता है the book dash you lent me was fascinating। अब ये जरा देखिएगा, इसमें है कि जो बुक तुमने भेजी वो बड़ी फैसिनेटिंग थी। सो द बुक डैश यू लेंट मी वाज फैसिनेटिंग। अब हु आएगा, होम आएगा, हुज आएगा या डैट आएगा। अच्छा इसमें देखिएगा एक हुज है, एक होम है और उसके अलावा हमारे पास जो है वो हुज है। हु, होम और हुज और लास्ट ऑप्शन उन्होंने डैट दिया हुआ है। अब देखिएगा जो हमारे पास हु है वो भी लिविंग के लिए, होम है ये भी लिविंग के लिए, दोनों तो कैंसिल हो गए क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बुक की, और बुक क्या है हमारे पास, नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग के साथ हम ये वाला निकाल सकते हैं। हुज तो यूज ही पोजेसिव केस के लिए होता है, यहाँ पे पोजेशन तो नहीं बताई जा रही, ठीक है। सो इसीलिए हम लाएंगे डैट। अब आप कहेंगे सर डैट क्यों यूज कर रहे हैं? बेटा डैट और विच दोनों ही जो हमारे पास वर्ड हैं ये नॉन लिविंग चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फर्क कहां पर आता है उसका आगे हमारे पास एक एमसीक्यूज भी आएगा। जो डैट होता है ये हमारे पास कॉमनली एक एसेंशियल क्लॉज के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, और जो हमारे पास विच है ये हमारे पास नॉन एसेंशियल क्लॉज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्लॉज के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है जिसमें फ्रेजेस, क्लॉज और जेनेट के बारे में डिस्कस किया गया, आप उनको भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास विच नॉन एसेंशियल क्लॉज के लिए इस्तेमाल होगा और ये एसेंशियल क्लॉज के लिए। सो अभी तो यहाँ पर जो इस एमसीक्यूज के अंदर हमारे पास विच वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अभी आप इसमें परेशानी में ना जाओ, हमारा यूज यहाँ पर डैट होगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज आता है, दैट इज दिस इज द गर्ल डॉग हु द कंपटीशन। अब दिस इज द गर्ल डैश डॉग वॉन द कंपटीशन, ये वो लड़की है जिसके कुत्ते ने कंपटीशन, डॉग ने कंपटीशन जीता। यानी कि डॉग किसका है, लड़की का। यहाँ पे क्या शो कर रही है, मलकियत। तो मलकियत के लिए आप क्या यूज करते हो, हुज। तो यानी कि इस ऑप्शन में हु, होम, हुज और विच में आप क्या यूज करोगे, हुज चूज करोगे क्योंकि मलकियत शो हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू डैश शुड आई एड्रेस द फॉर्मल लेटर। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में यूज हो रहा है टू। एक बात आप नोट करो, इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस की थी पर्सनल प्रोनाउन के अंदर भी, उसमें भी मैंने ये क्लियर किया था कि जो आपके प्रेपोजिशन है जिसमें टू आ गया और भी इस तरह के आपके जितने भी प्रेपोजिशंस हैं, इनके बाद आपका हमेशा यूज होगा ऑब्जेक्टिव केस। इनके बाद क्या यूज होगा, सो टू हमारे पास होता है प्रेपोजिशन। सो प्रेपोजिशन के बाद आप हमेशा क्या यूज करते हो, ऑब्जेक्टिव केस। टू है प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के पास क्या यूज करोगे, ऑब्जेक्टिव केस। तो इनमें ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है हमारे पास, होम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, होम। नेक्स्ट हमारे पास द कार वाज पेंटेड रेड बिलोंग्स टू माय अंकल। अब इसमें देखें कार के बारे में बात की जा रही है और कार क्या है हमारे पास, नॉन लिविंग, ठीक है। तो हु और होम का तो कॉन्सेप्ट निकल गया, यानी ये दोनों गलत हो गए क्योंकि हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ये लिविंग के लिए, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। बाकी रह गया विच और डैट। यहां पर जरा समझिएगा, ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था यहां पर। अब विच यूज करोगे कि डैट यूज करोगे, दोनों ही नॉन लिविंग के लिए यूज होते हैं। कार है, दोनों ही नॉन लिविंग है, डैट भी यूज हो सकता है, विच भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो विच यूज करेंगे। क्यों, अब कैसे पता चलेगा, आपके ज़हनों में यही आंसर आएगा कि सर विच क्यों यूज किया। ऊपर आपने नॉन लिविंग के लिए डैट इस्तेमाल किया, यहाँ पे आपने विच इस्तेमाल कर दिया। एक बात याद रखना, जब भी अब यहाँ पर आपको जब आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा साथ, इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा दी कार, अब इसके आगे कॉमा है, डैश और आगे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं हमारे पास, दी कार, यहां पर नेक्स्ट दी कार वाज पेंटेड रेड, वाज पेंटेड रेड। अब यहां पर देखो ये हमारे जो कॉमास हैं, यहां पर जब ये कॉमास वाले साइन इस तरह के आ जाए सेंटेंस में, तो ये शो करते हैं कि ये वाला हमारे पास नॉन एसेंशियल क्लॉज है, नॉन एसेंशियल क्लॉज, नॉन एसेंशियल क्लॉज है। नॉन एसेंशियल क्लॉज क्या है, यानी कि इसको मैं अगर कंप्लीट करता हूं आपको जरा और अच्छे समझ आ जाएगी। द कार वाज पेंटेड रेड बिलोंग टू माय अंकल, बिलोंग टू माय अंकल। अब ये नॉन एसेंशियल क्लॉज क्या होता है कि ये कॉमा के दरमियान वाला जो क्लॉज होता है, अगर आप इनको ना भी लिखो ना तब भी सेंटेंस आपका बन जाता है, सेंस दे देता है, उसको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल क्लॉज। जैसे कि मैं इसको अगर निकाल दूं, मैं कहूं द कार बिलोंग्स टू माय अंकल, ठीक है, बिल्कुल सेंस बन जाती है। लेकिन अब इसके आना नॉन एसेंशियल क्लॉज है, तो नॉन एसेंशियल क्लॉज हमेशा अपने साथ विच लेके आता है।
और अगर वो एसेंशियल क्लॉज होता यानी उसके रिमूव करने से आपके सेंटेंस की सेंस खराब हो जाती है, नहीं बन पाता, तो फिर आपका क्या आना था, डेट आना। और वो क्या होता है, एसेंशियल क्लॉज। उसके अलावा आसान लफ्जों में और आपको समझा देता हूं ट्रिक के तौर पर, कि अगर आपको सेंटेंस के अंदर ये कोमास नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन एसेंशियल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो नॉन एसेंशियल अपने साथ क्या लेके आएगा, विच लेके आएगा। पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 6, एवरीवन इन द क्लास डैश कंप्लीटेड द असाइनमेंट। अब यहां पर कुछ वर्ड हैं, उनको जरा देख लीजिएगा। एवरीवन, समवन, नाइदर, नॉर, नोबॉडी, एनीबॉडी। ये हमेशा इनको कहते हैं, ये हमारे पास हमने इसकी प्रोनाउन की टाइप जो थर्ड वीडियो रिकॉर्ड हुई थी प्रोनाउन के ऊपर, लेक्चर नंबर 3 जो रिकॉर्ड हुआ है, इनको कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन ऑलवेज एक्ट एज अ सिंगुलर। ये हमेशा किसके तौर पे एक्ट करेंगे, सिंगुलर। सो बाकी टेंसेस में आपको ये क्लियर हो जाएगा। आप टेंसेस की सीरीज जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम सिंगुलर चीजों के साथ क्या लगाते हैं। तो टेंसेस में मोस्टली जो सिंगुलर चीजों के साथ यूज हो रहा होता है इज, वाज और हैज। ये सिंगुलर चीजों के साथ इस्तेमाल हो रहा होता है हमारे पास। ओके, सो यहां पर देखें हम नेक्स्ट दोबारा उसको रीड करता हूं मैं। एवरीवन इन द क्लास डैश कंप्लीटेड द असाइनमेंट। अब देखो यहां पर वर्ड क्या आ गया है, एवरीवन। सो एवरीवन जो है वो क्या एक्ट ऐसा करेगा, सिंगुलर। सो यहां पर देखें कि आपको इज, हैज या वाज नजर आ रहा है, तो इनमें से कोई एक चूज कर लो। हमारे पास हैज का ऑप्शन है, तो हैज आप चूज कर लो, क्योंकि वो सिंगुलर कैटेगरी को शो करते हैं। हैव प्लूरल को शो करता है, आर भी प्लूरल को शो करता है, और वर्ब भी प्लूरल को शो करता है, इसलिए हम वो यूज नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट भी सेम एज आ रहा है, नाइदर। अब नाइदर ऑफ द टू प्लान्स आर रियलिस्टिक। अब देखो यहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, कहते हैं सर टू प्लान्स तो आगे, तो टू प्लान्स को नहीं देखना, आपने कीवर्ड को देखना है। कीवर्ड क्या आ गया, नाइदर। तो नाइदर क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इसमें भी ये भी क्या करेगा, सिंगुलर के तौर पे एक्ट करेगा। तो सिंगुलर में हमेशा याद रखिएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाता है। सिंगुलर चीजों के साथ हम एस का इजाफा करते हैं, और प्लूरल चीजों के साथ हम एस का इजाफा नहीं करते। ये बाकी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंसेस की सीरीज है उनके अंदर वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी। टेंसेस को भी अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपकी ग्रामर का ऑलमोस्ट 70-80% पोर्शन ग्रामर पर ही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो टेंसेस पे चल रहे हैं ना, लेकिन इनमें ज्यादातर जो पूछे जाने वाले वो टेंसेस भी होते हैं, तो टेंसेस को भी अच्छे से साथ क्लियर करिएगा। सो यहाँ पर सिंगुलर कैटेगरी के साथ हम एस लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको एस वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, सीम, सीम्स, आर और वर्ब। सीम्स मिल रहा है आपको, एस वाला ऑप्शन सीम्स, वो आपका ठीक हो जाएगा बिल्कुल। मैनी डैश कॉल्ड बट फ्यू वर्क चोजन। अब मैनी जो है ये एक से ज्यादा चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो यानी ये प्लूरल कैटेगरी में चला जाएगा। और जब प्लूरल कैटेगरी में चला जाना है इसने, दूसरी हमारे पास कैटेगरी आती है प्लूरल कैटेगरी, और प्लूरल कैटेगरी के साथ आपका आता है आर, वर या फिर हैव। इनमें ऑप्शन में देख लो आपको जो मिल रहा है आपको लगा दो। वर मिल रहा है तो वर लग जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल लग जाएगा ये वाला। नेक्स्ट मेरे पास 9 वाला आता है, डज एनीबॉडी डैश द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई इसका आंसर दे सकता है। अब एनीबॉडी आ गया, एनीबॉडी क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर जो है हमारे पास लेके आता है क्या, एस या ईएस। तो देखो आंसर में एस या ईएस किसी के साथ लगा हुआ है, नॉन्स के साथ लगा हुआ है, तो लगा दो, बिल्कुल आंसर आपका यही ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है समथिंग। अब एक और बात याद रखिएगा, समथिंग इस तरह की जो आते हैं जिनमें आखिर में थिंग आता है, ये भी हमेशा एक्ट एज अ सिंगुलर करेंगे। ये भी एक्ट क्या करेंगे, सिंगुलर, जिनके साथ थिंग आता है। और उसको भी आप इज, वाज, हैज के साथ, अगर एस का पोर्शन आ रहा है आंसर में तो एस या इज, वाज, वर्क के साथ, इज, वाज और हैज के साथ रिप्रेजेंट करो। तो देखो यहाँ पे समथिंग, आर, वर, इज, हैज बीन, तो क्या आएगा, इज आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि सिंगुलर के तौर पे। नेक्स्ट है द मैनेजर डैश हैंडल्ड द कस्टमर कंप्लेंट। अब मैनेजर खुद जो है वो कस्टमर की कंप्लेंट को हैंडल कर रहा है। तो जब भी मैंने ये आपको लेक्चर नंबर 3 के अंदर प्रोनाउन की जो सीरीज थी उसमें आपको बताया था, जब भी खुद की रिप्रेजेंटेशन आती है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे चले जाते हो। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इसका आंसर क्या आएगा, हिमसेल्फ आएगा।
इटसेल्फ क्यों नहीं आ सकता? इटसेल्फ जो है वो बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अलावा देमसेल्फ नहीं आ सकता क्योंकि मैनेजर एक है। जब ज्यादा चीजें होती हैं, ज्यादा लोग होते हैं, तब हम देमसेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। मैनेजर एक था इसलिए हिमसेल्फ का है। लाइन सेल्फ तो हम बिल्कुल भी यहां पर यूज नहीं कर सकते। आगे नेक्स्ट हमारे पास है दे टॉट डैश हाउ टू प्ले द गिटार। अब कैसे गिटार? दे टॉट, उसने सिखाया कि कैसे, उसने खुद सिखाया। दे आया है तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? देमसेल्व्स। देमसेल्व्स। इसमें भी हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की सीरीज कंप्लीट में बताया है कि किनके साथ कौन सा लगता है, दे का देमसेल्फ लगता है वगैरह, ये सारे यूज होते हैं। हमारे पास जो है इसमें आंसर होगा हिमसेल्फ, क्योंकि मैनेजर एक था तो एक के साथ हम हिमसेल्फ का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है दे टॉट डैश हाउ टू प्ले द गिटार। तो ये देमसेल्फ आ गया इसमें, क्योंकि दे है, दे प्लूरल चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, तो प्लूरल के लिए हम देमसेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट 13 वाला एमसीक्यू है हमारे पास वही यहां पर कि शी एक्सीडेंटली कट व्हाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स, यानी कि जब वो उसको काट रही थी नाइफ के साथ, अपनी सब्जियों को कट कर रही थी, तो उस वक्त उसके खुद के हाथ पे लग गया। तो शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? हरसेल्फ। तो यहां पे आपका हरसेल्फ आ जाएगा। We built the entire website all by। अब we का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? ourselves। तो ourselves लगा दो यहां पर। ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। The house dash is beautiful but it is noisy। ये जो घर है ये बड़ा शानदार है, खूबसूरत है, लेकिन ये नॉइसी है। अब घर के साथ आप क्या लगाओगे? itself। क्यों itself लगाया? बेजान है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। dash of the pathway you take। So dash of two pathways should we take। तो इसमें क्या आएगा? what आएगा, who आएगा, which आएगा, whom आएगा। ये जरा समझिएगा। what और which में एक और बात समझिएगा। what हमेशा जब आप दो चीजों की दरमियान चॉइस हो आपकी, तो आप which यूज करोगे, और जब आपके लिए चॉइस में कोई लिमिट ना हो, कोई लिमिट ना हो चॉइस में, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? what। लेकिन अब यहां पर उन्होंने कहा दो रास्तों में से एक रास्ता चुनो, तो यानी कि लिमिट दे दी है, चॉइस दे दी है, तो चॉइस में आप क्या यूज करोगे? which इस्तेमाल। नेक्स्ट हमारे पास डैश ओपन द विंडो इट इज फ्रीजिंग इन हियर। अब जो विंडो है वो ओपन की, सो किसने विंडो ओपन की है कि फ्रीजिंग होगी? अब किसी लिविंग थिंग के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसने विंडो ओपन की जो कितनी ज्यादा सर्दी अंदर आ गई है, कॉमनली हम ये कहते हैं ना कि विंडो किसने ओपन की। सो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की जा रही है कि किसने विंडो ओपन की। तो लिविंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? या तो हु या तो होम। अब यहाँ पर देखो वो एक्ट ऐसा क्या कर रहा है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट एक्ट करेगा तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? हु। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हु आ जाएगा। नेक्स्ट 18 वाला हमारे पास एमसीक्यूज है। डैश डिड यू सी एट द मॉल यस्टरडे। अब क्या तुमने मॉल को देखा यस्टरडे, कल? अब इसमें एक पॉइंट है, जरा वो समझिएगा अच्छे से। जब अब यहां पर बात हो रही है एक ऑर्गेनिज्म की, क्या तुमने मॉल को देखा? मॉल यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट। मॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। जब भी मॉल ऑब्जेक्ट, जब भी ऑब्जेक्ट के बारे में तस्कीरा किया जाएगा, ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जाएगी, तो आपका केस भी ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आपका केस भी ऑब्जेक्टिव आएगा अगर किसके बारे में बात की जा रही हो? ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर सिर्फ जनरल सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की क्राइटेरिया है, ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं हो रही, अब वो पूछ रहा है कि क्या तुमने कल मॉल को देखा, तो यानी कि यहाँ पर मॉल क्या था? ऑब्जेक्ट, और उसी के बारे में बात की जा रही है, क्या तुमने ये काम किया यानी देखा उसको। तो इसलिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, हु नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? होम। ये जरा एक पॉइंट है, पिन पॉइंट है, ये जरा अच्छे से देख लीजिएगा आप एमसीक्यूज में। अगर ये समझ ना आए तो एक दफा फिर रोकें वीडियो को और दोबारा इस लाइन को देखें, समझ के फिर आगे की तरफ बढ़े। डैश इज द लेदर जैकेट ऑफ द चेयर। ये किसकी जैकेट है जो कि चेयर पे ऊपर लेदर जैकेट है जो चेयर पे पड़ी है? यानी लेदर जैकेट क्या शो कर रही है? मलकियत शो कर रही है कि ये किसकी लेदर जैकेट है, ये किसका पेन है, ये किसकी मार्कर है, ये किसका पेपर है। सो जब हम इस तरह की चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेसिकली किसको शो कर रहा होता है? मलकियत को शो कर रहा होता है। तो मलकियत के लिए हम क्या लगाते हैं? हुज लगाते हैं, पोजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास हुज का भी यूज आ गया। अब डैश, अभी आप लोगों ने अच्छे से मुझे बताना है, जो व्यू कर रहे हैं वो भी मुझे इसका आंसर बताइएगा, ऑलरेडी इसका बता दिया और मैंने। डैश डू यू वांट बर्थडे डिनर। डू यू वांट फॉर योर बर्थडे डिनर, क्या तुम अपने बर्थडे डिनर के लिए मतलब लेना चाहते हो? सो इस तरह का ये आए, क्या तुम अपना बर्थडे
डिनर लेना चाहते हो तो विच, वांट, हु या हुज, क्या आएगा इसमें? क्या आएगा? वट आएगा। ओके, बिल्कुल वट ही आएगा। क्यों? विच तो यहाँ पर हमारे पास विच और वट, विच भी वैसे नॉन लिविंग, यहाँ पे बर्थडे नॉन लिविंग के तौर पे, सो विच भी आ सकता था, वट भी आ सकता था, लेकिन विच क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है। जब आपको लिमिटेशन दे दी जाए, चॉइस दे दी जाए दो चीजों के दरमियान, फिर आप विच की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं कहता कि तुमने डिनर लेना है या फिर तुमने जो है वो आप कह लो कि कोई भी एक और ऑप्शन साथ रख देते, सो जब आपके पास दो चीजों के दरमियान चॉइस आ जाती तो फिर आपने विच पे जाना था। अब चॉइस नहीं है तो आप किस पे चले गए? वट पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है द शूज आर टाइट बट डैश ओवर देयर लुक गुड। वो जो शूज हैं वो दिखने में अच्छे हैं लेकिन वो टाइट है। अब इसमें देखो क्या आएगा, दिस, डैट, दोज और दीज। दिस, डैट, दोज और दीज। इसके बारे में मैंने वैसे डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ऊपर, जिसमें हमने सारी चीजों को डिस्कस किया था कि ये किन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं एक दफा फिर यहाँ पर थोड़ा सा आपको लाइट सा बता देता हूँ कि जो हमारे पास दिस और डैट है, ये नजदीक चीजों के लिए, आई थिंक सो नजदीक ऐसे ही लिखते हैं। मेरी थोड़ी सी उर्दू की काफी ज्यादा लिखने में खराब है, आई थिंक सो ऐसे ही लिखते हैं। और डैट जो है वो दूर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, दोज जो है और दीज, दोज भी दूर के लिए और दीज भी, दीज नजदीक के लिए। लेकिन जो हमारे पास दिस और डैट है ये सिंगुलर चीजों के लिए रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये हमारे पास प्लूरल चीजों के लिए। अब यहां पर कह रहे हैं कि these shoes are tighter but they look, अब यहां पर हम देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, और शूज दो पेयर होते हैं, दो होते हैं, तो इसलिए प्लूरल में आएंगे कैटेगरी में। दूर है और प्लूरल कैटेगरी में आएंगे तो हम क्या यहां पर यूज करेंगे? दोज यूज करेंगे। टू ब्रदर्स ऑलवेज हेल्प इन डिफिकल्ट टाइम। दो ब्रदर आपस में जो है वो अपने हेल्प करते हैं, वन अनदर, ईच अदर, तो यहां पे क्या आएगा? ईच अदर। इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हमने इसके ऊपर भी वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है कि आपकी अगर दो चीजों के दरमियान अदला बदली हो रही हो तो हम जो है वो ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं, और अगर दो से ज्यादा चीजें हो जाएं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वन अनदर। इसके अलावा अगला एमसीक्यू है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास कांग्रेचुलेटेड डैश ईच अदर वन अनदर। अब सारी क्लास एक दूसरे को कर रही है तो क्लास तो लाजमी बात है बड़ी होती है, दो से ज्यादा भी लोग होते हैं उसके अंदर, तो जब ज्यादा हो जाएंगे जिसमें क्या आ जाएगा? वन अनदर। एग्जैक्टली। फिर नेक्स्ट है डैश इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। ये जो दिन है ये मेरी जिंदगी का बेस्ट है। तो ये दिन अभी जो चल रहा है, नजदीक है, हम दूर कहीं बात पास की तो नहीं ना कर रहे, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दिस यूज करेंगे। दिस इज दिस। लुक एट द बर्ड डैश आर फ्लाइंग विद वी शेप। लुक एट द बर्ड, उन परिंदों को देखो जो कि उड़ रहे हैं। अब ज्यादा परिंदे हैं तो यानी कि हम दीज या दोस्त की कंडीशन में जाएंगे। अब परिंदे उड़ रहे हैं तो जाहिर बात है दूर से उड़ रहे होंगे, आप इशारा कर रहे हो, तो इसके लिए आपका क्या आ जाएगा? दोज आ जाएगा। The committee members argued among for the horse। ये जरा पॉइंट समझिएगा। अब इसमें आपके ज़हनों में आएगा कि इसके ऑप्शंस में each other, one another, themselves और himself, कि आप जो है ना वो यहाँ पर one another लगा दें। ज़हन में यही आएगा कि कमेटी जो है वो अब आपस में आर्ग्यू करना शुरू हो गई है सारी की सारी, तो ज्यादा लोग हैं तो one another आएगा, नहीं, यहाँ पर आएगा themselves। ये एक पॉइंट समझने वाला है। वो ये है कि हमारे पास अगर among और between, among या between ये यूज हो जाए तो इनके बाद आप हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर जाओगे। रिफ्लेक्सिव यानी कि इसमें बात की जा रही है जो कमेटी थी वो खुद ही आपस में लड़ना शुरू हो गई, तो जब भी हम खुद ही का रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चला जाता है। तो इसकी निशानी है कि अगर आपके पास अमंग और बिटवीन वर्ड आ रहा है अंदर, तो इसका मतलब है ये किस में जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जाएगा, रेसिप्रोकल में नहीं जाएगा। ये क्लियर कर लीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पर देमसेल्फ आएगा, क्योंकि कमेटी के लोग ज्यादा थे तो इसलिए देमसेल्फ आया, हिमसेल्फ नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 27 है, ही इज अ मैन डैश ओपिनियन आई डीपली रिस्पेक्ट। ये वो आदमी है जिसकी ओपिनियन को मैं बड़ी इज्जत देता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ। अब ओपिनियन क्या है उस बंदे का? उसकी खुद की मलकियत है ना, यानी कि आपका मेरा मशवरा है वो मेरी मलकियत है, ठीक है। सो यहाँ पर मलकियत है तो मलकियत के लिए आप क्या रिप्रेजेंट करोगे? हुज। तो इसके आंसर में हुज का बिल्कुल ठीक आएगा।
होम और हु नहीं आएगा क्योंकि ओपिनियन लिविंग नहीं होते। विच इसलिए नहीं आएगा, नॉन लिविंग है, लेकिन यहाँ पे विच इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ओपिनियन मलकियत होती है। मैं कोई एडवाइस दे रहा हूँ, ये भी मेरी मलकियत है, ठीक है, मैं दूं नहीं, मैं कोई आपको नसीहत कर रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ, ये सारी चीजें मलकियत में आती है। नेक्स्ट 28 है नाइदर ऑफ द चॉइस डैश टू बी एन आइडियल। अब नाइदर आ गया, ये भी हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पर नाइदर, नाइदर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आप देख लो SEIS वाला आ रहा है, या फिर आपका इज वाज और ये अपीयर्स आ जाएगा क्योंकि SEIS वाला यूज होगा यहाँ पर, तो अपीयर्स आ जाएगा। द हाउस इनसाइड डैश द ट्रेजर वाज हिडन। अब यहाँ पर एक और चीज लाजमी देख लीजिएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के MCQs आते हैं वो जर्नल नहीं आते, वो हमेशा एक्सेप्शनल केसेस को डिस्कस कर रहे होते हैं। सो हमारे पास अगर आ जाए है इनसाइड, इन और एट, इनके साथ आपने आंखें बंद करके विच के ऑप्शन पे चले जाना है, कोई और दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं लगाना है। आपने इनसाइड, इन और एट में हमेशा विच को चूज कर लेना, तो इसका आंसर विच है। लास्ट हमारे पास है फॉर द फ्यू इंग्रेडिएंट्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो फ्यू इंग्रेडिएंट्स, ज्यादा के बारे में बात की जा रही है, तो ज्यादा में हम क्या यूज करेंगे, आर इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर आर लग जाएगा। तो इस तरह हमारे जो 30 MCQs का सेशन है जो कि पर्सनल प्रोनाउन की बाकी टाइप्स के ऊपर था, इससे पहले जो प्रैक्टिस हुई है वो पर्सनल प्रोनाउन के 3 केसेस, सब्जेक्टिव, पोजेसिव और हमारे पास ऑब्जेक्टिव, इनके ऊपर डिस्कशन हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी उसकी भी प्रैक्टिस करो। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, 9th हो, 10th हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एक चीज लाजमी याद रखिएगा, इंग्लिश बिल्कुल मैथ की तरह प्रैक्टिस करनी है, पढ़े, और ये बिल्कुल एल्गोरिथम की तरह है। आप जब तक इनको चीज़ों को कोरिलेट नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, चीज़ों को अच्छे से डीपली एनालिसिस नहीं करोगे, सेंटेंस को समझोगे नहीं, एक वर्ड होगा जो कि सारे सेंटेंस की नोयत को चेंज कर देगा। तो अगर जब तक आप उन चीज़ों को नहीं एनालिसिस करोगे, आपके कभी भी सॉल्व नहीं होगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस से समझ आई होगी, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी, और अगर आपको ज़रा सी भी कुछ वीडियो में अच्छी चीज़ सीखने को मिली है, so like this video and subscribe this channel and share with your friends. Thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.